हेलो दोस्तों, मैं प्रिया मौर्य स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से यूपी स्टडी दोस्त में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट हिंदी का मॉडल पेपर प्रश्न पत्र में का हम लोग एमसीक्यू आज समझेंगे। जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है इसमें, जो कि 100% है, पेपर में आएगा। अगर हम लोग 20 एमसीक्यू पढ़ते हैं तो उसमें से 10 एमसीक्यू आना ही है एग्जाम में। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यही समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना देर किए हम लोग अपना एमसीक्यू क्वेश्चन समझते हैं, जो कि पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि सन 1943 ईस्वी में, सन 1951 ईस्वी में, सन 1959 ईस्वी में, या फिर सन 1979 ईस्वी में। तो इसमें का हमारा आंसर सही होगा बी, यानी कि 1951 ईस्वी में दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। क्या रचना है? कि उर्वशी, पल्लव, साकेत या कामायनी। तो सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना है ये बी वाला है, पल्लव। पल्लव जो है वो सुमित्रा नंद पंत की रचना है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन अब हम समझते हैं कि छायावाद के मुख्य विशेषता क्या है। सबसे पहला हमारा दिया हुआ है कि प्रकृति का मानवीकरण, युद्धों का वर्णन, यथार्थ चित्रण या भक्ति की प्रधानता। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, प्राकृतिक का मानवीकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित हैं। 4 युग यहाँ दिया हुआ है कि द्विवेदी युग, शुक्ल युग, छायावादी युग, भारतेंदु युग। ठीक है। तो इसमें जो हमारा ए वाला ऑप्शन है द्विवेदी युग, ये जो है हमारा सही होगा ऑप्शन द्विवेदी युग। ठीक है। उसके बाद अब हम 5वां अपना क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है कि रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर मिश्र बंधु। ठीक है। इसका हमारा आंसर सही होगा ए वाला, यानी कि रामचंद्र शुक्ल। ये ऑप्शन जो है ये हमारा सही होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? अजात शत्रु नाटक के नाटककार है। ठीक। तो सबसे पहला दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद, फिर महादेवी वर्मा, राजकुमार वर्मा, फिर सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है। तो इसका हमारा आंसर होगा ए वाला, जयशंकर प्रसाद। अजात शत्रु नाटक के नाटककार है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इला चंद्र जोशी की कहानियां का विषय है। क्या है? सबसे पहले दिया हुआ है सामाजिक विज्ञान, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक। ठीक है। इसका आंसर हमारा होगा बी वाला, मनोवैज्ञानिक। इला चंद्र जोशी की कहानियों का विषय मनोवैज्ञानिक रहता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां नंबर कि सन 1018 से 1936 ईस्वी तक का समय है, यानी किस युग के नाम से जाना जाता है 1018 और 1936 के बीच को। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन दिया है प्रेमचंद युग, शुक्ल युग, प्रसाद युग या उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर होगा शुक्ल युग, यानी कि 1018 से लेकर के 1936 तक के टाइम को जो है वो शुक्ल युग कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें इसमें ना मिलाना है कि कौन सा ऑप्शन जो है किससे मिलेगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है मैला आंचल चित्रलेखा उसने कहा था कफन, और यहाँ पे इन चारों लेख के लेखकों का नाम लिखा हुआ है।
ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इसमें से यानी कि इन सब में से कौन किससे जो है वो मिलेगा। तो सबसे पहले जो है, आइए मिलान करते हैं। मिलान में मैला आंचल जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद है चित्रलेखा जो है वो भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखा हुआ है। उसके बाद है कि उसने कहा था, ये जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी हुई कहानी है। नेक्स्ट है हमारा कफन, तो बचा एक हमारा, तो कफन जो है वो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हमारा जो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, यानी कि मैला आंचल जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा हुआ है, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा के द्वारा, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा, और कफन जो है ये प्रेमचंद जी द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उपन्यास है, यानी 4 ऑप्शन में से कौन सा उपन्यास है, सेवा सदन, विराटा की पद्मिनी, कफन या फिर चित्रलेखा। ठीक है, तो हमारा जो सी वाला ऑप्शन है, यानी कि यानी पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही जो है, पहला, दूसरा, तीसरा, सेवा सदन, विराटा की पद्मिनी और कफन, ये तीनों ही उपन्यास है। यानी ये सी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। यहाँ से हम 3 क्वेश्चन रेडी कर सकते हैं कि सेवा सदन एक उपन्यास है, विराटा की पद्मिनी उपन्यास है और कफन उपन्यास है। ओके दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। अब भैया करुण रस का स्थायी भाव किसे नहीं पता है, ठीक, शोक है, करुण यानी शोक, सैड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर की सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ऑप्शन में है उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार और श्लेष अलंकार। ठीक है, अब यहाँ हम समझ लेते हैं कि किस अलंकार का क्या मतलब। जैसे कि उपमा अलंकार, उपमा अलंकार वो होता है जिसमें एक वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना किया जाता है, ठीक, कंपेयर किया जाता है। उसके बाद है हमारा रूपक अलंकार, रूपक अलंकार में एक वस्तु की दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा यानी कि होता है जिसमें एक वस्तु का दूसरे वस्तु में संभावना होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ये उदाहरण दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि सोहत ओढ़े पीत पट, यानी कि पीले पट यानी वस्त्र को ओढ़ते हुए सुशोभित होते हैं। श्याम सलोने ज्ञात, यानी श्याम सलोने श्री कृष्ण जो है अपने शरीर पर जब पीले वस्त्र को ओढ़ते हैं तो बहुत सुशोभित होते हैं। और मनो यानी ऐसा लगता है कि नीलमणि शैल पर यानी नीले पहाड़ पर आतप पर्यो प्रभात यानी सूर्योदय हुआ है। यहाँ पर जो है श्री कृष्ण का जो है वो श्री कृष्ण के ऊपर ये संभावना किया गया है कि जब वो पीले वस्त्र को पहनते हैं तो वो सुशोभित इस प्रकार से होते हैं कि जैसे कि नीलमणि शैल पर सूर्योदय हुआ है। सूर्योदय जब होता है तो पीला पीला जैसा दिखता है ना दृश्य, तो वो यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे जो है उत्प्रेक्षा अलंकार जो है हमारा सही होगा ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। तो ये कौन सा छंद है। इसका आंसर होगा हमारा बी, रोला। रोला में जो है 4 चरण होते हैं, ठीक, सममात्रिक छंद है ये, और प्रत्येक चरण में 11 और 13
के विराम से मात्राएं 24 पूरी होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है। पहला ऑप्शन है हमारा प्र, फिर है आ, नीर और पर। ठीक, वो शब्द हमारा दिया हुआ है प्रहार। ठीक, तो उपसर्ग का मतलब क्या होता है? उपसर्ग का मतलब ये होता है कि जब आगे किसी शब्द को जोड़ के नए शब्द की रचना की जाती है तो उपसर्ग होता है। वही एक शब्द होता है प्रत्यय। प्रत्यय जो है वो उपसर्ग का उल्टा होता है, यानी इसमें जो है वो शब्दों के पीछे जोड़ के उनके अर्थ को अलग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा उपसर्ग लिखा हुआ है ना, तो प्रहार शब्द में किसका उपसर्ग है? प्र। ये जो प्र है यही जो है हमारा उपसर्ग है प्रहार में। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन कि पंचतंत्र में कौन सा समास है। ठीक, ये हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। तो समास कर्मधारय है कि द्विगु है कि तत्पुरुष है कि द्वंद्व है। अब यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है बी वाला यानी द्विगु। द्विगु का मतलब हम समझ सकते हैं कि दो, द्विग यानी दो। ठीक, जहां पर दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है वहां पर द्विगु समास होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा यहाँ पे शब्द दिया हुआ है पंचतंत्र, यानी कि पंच अलग है और तंत्र अलग है। ठीक है, पंच अलग है और तंत्र अलग है। ये गलत हो गया है, तंत्र लिखना है हमें, तंत्र। ठीक, यानी 5 तंत्र। तो दो शब्द है, इन दोनों शब्दों को जब जोड़ दिया गया है तो पंचतंत्र बना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो द्विगु समास है ये हमारा सही ऑप्शन है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम समझते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अगर एक वाक्य दिया हुआ है तो अर्थ के आधार पर उसमें कितने भेद होते हैं। पहला ऑप्शन है 2, फिर 5, फिर 6, फिर 8। तो जो ये डी वाला ऑप्शन है 8, ये जो है हमारा सही ऑप्शन है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आंसू का तत्सम रूप क्या है। आंसू, अब यहाँ पे एक शब्द आया है तत्सम, तो एक होता है तत्सम और वो और होता है तद्भव। ठीक है, तत्सम और तद्भव। तो तत्सम वो शब्द होते हैं जो हम लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। ठीक है, और तद्भव का मतलब वो होता है जो कि, एक मिनट दोस्तों, सॉरी, तद्भव का मतलब वो होता है कि जो सही उच्चारण है, किसी भी शब्द का सही उच्चारण है, लेकिन हम लोग अपनी आसानी के लिए, अपनी बातों को अच्छे से रखने के लिए या फिर सरल भाषा में बोलने के लिए शब्दों को बना दिए हैं, उसे तत्सम कहते हैं। ठीक, तो अब यहाँ हमारा क्वेश्चन पूछा क्या है कि आंसू, आंसू का तत्सम रूप है क्या है? वो है अश्रु। ठीक है, आंसू को जो है अश्रु बोला जाता है। ओके दोस्तों, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मवाच्य में प्रधानता होती है। सबसे पहला हमारा ऑप्शन है कर्ता की प्रधानता, भाव की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सी वाला ऑप्शन है यानी कर्म की प्रधानता जो है वो कर्मवाच्य में की प्रधानता होती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति है। तो पहला हमारा ऑप्शन है कि षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन या चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो जो हमारा डी वाला ऑप्शन है कि चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, तो ये जो है हमारा
आंसर सही होगा। अब जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम है, ठीक, मनुष्य है कि बचपन है कि कोई या फिर उपयुक्त सभी। तो सर्वनाम क्या होता है कि जहां पर संज्ञा के स्थान पर जिस शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहां पे सर्वनाम होता है। अब संज्ञा क्या होता है भैया? संज्ञा का मतलब वो होता है जब किसी व्यक्ति स्थान इन सब के बारे में बताया जाता है उनका नाम लेकर के, तो वो संज्ञा होता है, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि मोहन एक लड़का है, मोहन एक लड़का है। अब मोहन की जगह पे जिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा इस वाक्य को दूसरे तरीके से बोलने के लिए, तो वो सर्वनाम होगा। जैसे हमने कहा कि मोहन एक लड़का है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि तुम एक लड़का हो, यानी मोहन के जगह हमने तुम का प्रयोग किया, तो जो तुम हमने बोला ना वही सर्वनाम है। अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि इन सारे शब्दों में से सर्वनाम क्या है? तो मनुष्य जो है एक संज्ञा है, बचपन भी एक संज्ञा है, संज्ञा हम कहेंगे। लेकिन ये जो कोई है, कोई एक विशेष का तो के लिए कहा नहीं गया, कोई में कोई भी आ जाएगा, तो ये जो है हमारा जो है ये सर्वनाम होगा, कोई, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोगों ने 20 बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो MCQ पढ़ा, जो कि बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है, मॉडल पेपर में से हम लोगों ने ये समझा। तो आशा करते हैं ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।